स्वागत है सभी का फिर से भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल की दूसरी काव्य धारा द्विवेदी युग को। इस क्लास में हमने द्विवेदी युग का संपूर्ण निचोड़ लेकर आया हूँ। इस क्लास को पूरा पढ़ने के बाद आपको द्विवेदी युग की सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी। क्लास पर बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। आपका समय बर्बाद न करते हुए प्रारंभ करते हैं द्विवेदी युग को। द्विवेदी युग की समय सीमा। द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? 1900 से लेकर 1918 ईस्वी। कई किताबों में 1920 भी माना गया है, अर्थात कई विद्वानों ने 1920 तक भी माना है। वीडियो को बढ़ाकर मत देखना। इस वीडियो में आपके लिए संपूर्ण द्विवेदी युग का निचोड़ लेकर आया हूँ। वीडियो का एक एक बिंदु को देखना। वीडियो को बढ़ाकर देखने के बाद आपको फिर समझने में दिक्कतें होंगी, अतः संपूर्ण वीडियो को एक एक पॉइंट को है ना देखना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? आधुनिक काल की ये क्या है? द्वितीय काव्य धारा है, यानी द्विवेदी युग आधुनिक काल की क्या है? द्वितीय काव्य धारा है। दूसरा पॉइंट क्या है? द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। द्विवेदी युग का नामकरण किनके नाम पर किया गया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे मित्रों। नेक्स्ट पॉइंट है कि डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा? तो जागरण सुधार काल कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा? जागरण सुधार काल कहा। इस तरह कह सकते हैं कि द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? तो जागरण सुधार काल है। यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछ चुका है कि जागरण सुधार काल के नाम से कौन सा युग जाना जाता है? तो द्विवेदी युग। या फिर द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? तो जागरण सुधार काल है। नेक्स्ट पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा का द्वितीय उत्थान, उन्होंने नई धारा जो किया था उसका द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। हम आपको इसके पहले वीडियो जो बनाए थे भारतेंदु युग पर, उसमें हम आपको बता दिए थे कि जो प्रथम उत्थान था उस उत्थान में भारतेंदु युग था, और जो द्वितीय उत्थान था उस उत्थान में क्या था? द्विवेदी युग था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल को 3 भागों में बांटा था। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। और द्वितीय उत्थान में कौन सा काल आता है? तो द्विवेदी युग आता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि ये भी बताया गया कि इसकी समयावधि भी दिया हुआ है ना। द्वितीय उत्थान की समयावधि कितनी है? तो 1893 से 1918 ईस्वी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते। वीडियो को बिल्कुल बढ़ाकर मत देखना। नेक्स्ट पॉइंट है, द्विवेदी युग खड़ी बोली का उदय का काल है। द्विवेदी युग क्या है? खड़ी बोली का उदय का काल है, अर्थात द्विवेदी युग में ही खड़ी बोली क्या हुई थी? संपूर्ण, यानी खड़ी बोली का संपूर्ण विकास हुआ था। द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली भाषा का प्रारंभ सबसे महत्वपूर्ण देन है, अर्थात द्विवेदी युग आते ही ब्रज भाषा का लोप होने लगा और खड़ी बोली काव्य में आ गई। अर्थात खड़ी बोली के आने से ये कह सकते कि जो कविता जिसे जहाँ तक पहुँचना चाहिए, आम जनता तक पहुँचना चाहिए, तो खड़ी बोली के माध्यम से जो काव्य रचनाएं होती थी वो आम जनता के पास आराम से पहुँच जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि। आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। तो कह सकते हैं कि श्रीधर पाठक खड़ी बोली के जनक भी माने जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीधर पाठक कृत एकांतवासी योगी। श्रीधर पाठक कृत एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। एकांतवासी योगी जी एक अनुदित रचना है। एकांतवासी योगी क्या है? एक अनुदित रचना है। नेक्स्ट पॉइंट है, द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का आगमन हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें सरस्वती जो पत्रिका है द्विवेदी युग का सबसे महत्वपूर्ण देन है, क्योंकि द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का आगमन होते ही काव्य में खड़ी बोली का प्रसार बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी से हुआ था। नेक्स्ट बिंदु है, द्विवेदी युग के सभी कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुसरण कर काव्य रचनाएं की। द्विवेदी युग के जितने भी कवि थे
सभी किनका अनुसरण किए थे? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुसरण करके काव्य रचनाएं की थी। द्विवेदी युग में दो तरह के कवि हुए, कुछ कवि द्विवेदी मंडल के हुए और कुछ कवि द्विवेदी मंडल के बाहर के भी कवि हुए, परंतु सभी ने अपने काव्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही अनुसरण किया और उन्हीं के आधार पर क्या किए? काव्य रचनाएं किए। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग में ब्रज भाषा के प्रमुख कवि थे। ये याद रखिएगा, बहुत बार ये सवाल आ जाता है कि द्विवेदी युग में वह कौन सा कवि है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जो ब्रज भाषा में रचनाएं करता था? तो वो कौन हो जाएंगे? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट पॉइंट में चलते, हम आपको बताए थे कि सरस्वती पत्रिका का संपूर्ण बिंदु को मैं लेकर आया हूँ जिससे सवाल आता है। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहला है सरस्वती पत्रिका। देखिए यहाँ पर दिया हुआ, सरस्वती पत्रिका 1900 से प्रारंभ हुआ था और 1980 तक चला था। 1900 से प्रारंभ हुआ था, 1980 तक चला था। सरस्वती पत्रिका का पहला बिंदु क्या है? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 ईस्वी में हुआ था। पहला बिंदु क्या है? सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ यानी प्रकाशन कब हुआ था? तो जनवरी 1900 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या है? चिंतामणि घोष सरस्वती पत्रिका के संस्थापक थे, अर्थात चिंतामणि घोष जो थे वो सरस्वती पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे। तीसरा पॉइंट इसमें है, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक। प्रथम संपादक कई बार प्रश्न आता है ये। सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन थे? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर थे। कभी कभी बहुत सारे बच्चे ये गलत कर देते हैं, परीक्षा में जाने के बाद संपादक का नाम जैसे ही आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन में नाम दिया रहता है उसे टिक करके आते हैं, जो गलत हो जाता है। यहाँ प्रथम संपादक की बात हो तो कौन हो जाएंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये प्रथम संपादक थे। नेक्स्ट पॉइंट है, एक एक पॉइंट को पढ़ना मित्रों, वीडियो को बढ़ाकर बिल्कुल मत देखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का क्या किया? संपादन किए। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध पत्रिका रही। सरस्वती पत्रिका हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध पत्रिका रही क्योंकि सबसे अधिक दिनों तक संपादन का कार्य इसी पत्रिका के माध्यम से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी 17 वर्षों तक सरस्वती पत्रिका, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, संपादक होगा, है ना, संपादक याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का 17 वर्षों तक संपादक रहे। इन्होंने कब से प्रारंभ किया था? सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्य जो इन्होंने किया था 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए यहाँ से सरस्वती पत्रिका से याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका से किसी भी परीक्षा में एक न एक सवाल जरूर पूछता है, तो इस सरस्वती पत्रिका को पूरा याद कर लेना क्योंकि इससे एक सवाल परीक्षा में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब द्विवेदी युग की विशेषताएं में चलते हैं। सबसे पहला द्विवेदी युग, पहला विशेषता क्या है? द्विवेदी युग जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम किसने दिया? हम आपको ऊपर के स्लाइड में बताए थे, बताइए कौन दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा था? जागरण सुधार काल। नेक्स्ट पॉइंट है, द्विवेदी युग की मुख्य भाव राष्ट्रीयता, मानवता थी। द्विवेदी युग की मुख्य भाव क्या थी? तो राष्ट्रीयता थी, मानवता थी। नेक्स्ट पॉइंट है, द्विवेदी युग में रीतिकालीन प्रवृत्तियां दम तोड़ रही थी। समझ रहे ना, क्योंकि द्विवेदी युग में जो रीतिकालीन काव्य रचनाएं होती थी जिसमें राजाओं की प्रशंसा होती थी और ब्रज भाषा जो रीतिकालीन सर्वप्रमुख काव्य भाषा थी वो भी समाप्त हो रही थी। इसलिए कह सकते कि द्विवेदी युग में जो रीतिकालीन प्रवृत्तियां थी वो बिल्कुल दम तोड़ रही थी। और बताइए द्विवेदी युग में कौन सा काव्य भाषा का आगमन हो चुका था? तो वो खड़ी बोली था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस युग में नारी के प्रति सद्भावना, पीड़ितों और शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना थी। इस युग में नारी के प्रति सद्भावना, पीड़ितों और शोषितों के प्रति क्या था?
सहानुभूति की भावना थी। नेक्स्ट बिंदु है, द्विवेदी युग में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया। द्विवेदी युग में क्या किया गया? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, द्विवेदी युगीन काव्यों में मानवों के प्रति प्रेम भावना थी। मानवों के प्रति कैसी भावना रही द्विवेदी युगीन काव्यों में? तो प्रेम की भावना रही, यानी सद्भावना रही, है ना। नेक्स्ट स्लाइड, एक स्लाइड को पढ़ेंगे मित्रों, क्योंकि सभी स्लाइड में हम द्विवेदी युग का संपूर्ण निचोड़ का महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आया हूँ। वीडियो को बढ़ाकर देखिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट बिंदु क्या है इसका? द्विवेदी युगीन काव्यों में पूंजीपतियों का विरोध किया गया। याद रखिएगा, द्विवेदी युगीन काव्यों में, जो द्विवेदी युगीन में जितने भी काव्य रचनाएं थे, उसमें पूंजीपतियों को, बड़े वर्ग के लोगों को क्या किया गया? विरोध किया गया। नेक्स्ट बिंदु है, द्विवेदी युग में काव्य क्षेत्र में, यानी द्विवेदी युगीन काव्य क्षेत्र में खड़ी बोली भाषा का क्या रहा? प्रसार हुआ। यानी सबसे अधिक किस भाषा में काव्य रचनाएं की गई? तो खड़ी बोली में की गई। नेक्स्ट बिंदु है, द्विवेदी युग में प्रकृति का, किसका? प्रकृति का मनोहरी चित्रण भी किया गया। ये सब द्विवेदी युग की विशेषताएं, काव्य विशेषताएं हम आपके पास अभी चर्चा कर रहे हैं। ये जो नेक्स्ट है कि द्विवेदी युग में प्रकृति का मनोहरी चित्रण किया गया। नेक्स्ट बिंदु है, द्विवेदी युग में अंधविश्वासों का, याद रखिएगा, अंधविश्वासों का भी खोलकर विरोध किया गया, है ना, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग अंधविश्वासों पर ज़्यादा भरोसा करते थे, तो उसका भी द्विवेदी युग में क्या किया गया? खुलकर विरोध किया गया। नेक्स्ट बिंदु है, देखिए परीक्षा में इससे कई बार सवाल आता है, द्विवेदी युगीन काव्य में इति वितात्मकता की प्रधानता रही। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछता है कि किस युग में काव्यों में इति वितात्मकता की प्रधानता रही? तो याद रखिएगा, द्विवेदी युग में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए, हम अभी तक जितना भी वीडियो बनाए, सभी वीडियो में मैंने द्विवेदी युग के जिस युग का भी, मतलब भारतेंदु युग बनाए थे, अवतार सप्तक बनाए थे, सभी में कवियों को याद कराने का हमने ट्रिक दिया था। इसमें भी मैं एक ट्रिक लाया हूँ। ट्रिक के प्रयास से मैं आपको द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों को, है ना, द्विवेदी युग में बहुत सारे कवि थे, परंतु प्रमुख कवियों को याद कराने का कोशिश करूँगा, क्योंकि इन्हीं कवियों से द्विवेदी युग से सवाल आते हैं। किसे याद करना है? देखिए, भगवान राम को तो जानते हैं। अरे भगवान राम कहाँ आए थे? तो जग में आए थे। तो कैसे याद रखना है? श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। श्री राम जग आयो नाथु महाशरण, यानी किनके शरण में? तो नाथु के शरण में लिए थे ना। कैसे याद करना है? श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। इसी तरह याद करना है, श्री से श्रीधर पाठक, राम से राम नरेश त्रिपाठी, जग से जगन्नाथ दास रत्नाकर, आयो से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथु से नाथु शर्मा, महा से महावीर प्रसाद और शरण से मैथिली शरण गुप्त। कैसे याद करना है? फिर से एक बार कैसे याद करना है? श्री राम जग आयो नाथु महाशरण। श्री राम जगायो माथु महाशरण। थोड़ा सा अगर गति में करेंगे तो कैसे? श्री राम जगायो माथु महाशरण, श्री राम जगायो नाथु महाशरण, श्री राम जगायो नाथु महाशरण। तो कैसे? श्री से श्रीधर पाठक, राम से राम नरेश त्रिपाठी, जग से जगन्नाथ दास रत्नाकर, आयो से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, नाथ से नाथु शंकर शर्मा, महा से महावीर प्रसाद द्विवेदी और शरण से मैथिली शरण गुप्त। उम्मीद है कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से जरूर द्विवेदी युगीन कवियों को याद करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, कभी कभी मिस्टेक हो ही जाता है कि कौन सा कवि किस युग का है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों को। किसको पढ़ेंगे? द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों को। सबसे पहले जिनके नाम पर इस युग का नाम रखा गया, उनसे हम प्रारंभ करते हैं द्विवेदी युग का। तो द्विवेदी युग के पहले कवि कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। सबसे पहले इनका जन्म,
तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 15 मई 1864 दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा पॉइंट, इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। नेक्स्ट पॉइंट, कार्य क्षेत्र, इनका कार्य क्षेत्र क्या था? तो एक निबंधकार भी थे, आलोचक भी थे, लेखक भी थे, कवि भी थे, अर्थात सभी क्षेत्रों में, साहित्य के सभी क्षेत्रों में इन्होंने बढ़ चढ़कर काम किया। नेक्स्ट स्लाइड है, द्विवेदी जी ने कहा था कि, देखिए ये कई बार पूछता है परीक्षा में, द्विवेदी जी ने कहा था क्या? कविता मनोरंजक और उपदेशजनक होनी चाहिए। कविता मनोरंजक और उपदेशजनक होनी चाहिए। ये किनका कथन है? तो द्विवेदी जी का कथन है, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में यह कथन पूछ चुका है। नेक्स्ट बिंदु है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कुल ग्रंथों की संख्या कितनी बताई जाती है? लगभग 81 बताई जाती है। कहीं कहीं आपको 80 भी मिलेंगे, कहीं कहीं आपको 81 मिलेंगे, यानी सभी पुस्तकों में, कुछ पुस्तकों में 80, कुछ पुस्तकों में 81 बताई गई है। तो इतना आदर लगभग का मतलब है कि उतना बताए जाने की संभावना है। नेक्स्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादक 1903 में बने और मात्र 20 रुपये मासिक आय पर काम किए। इसके पहले ये नौकरी करते थे जहाँ इनको 200 रुपया मासिक आय मिलता था, परंतु वहाँ इन्होंने छोड़कर, है ना, क्योंकि ये बहुमुखी प्रतिभा के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और जिद्दी स्वभाव के भी थे, किसी का गुलामी में रहना पसंद इनको नहीं था। इन्होंने वहाँ नौकरी छोड़कर ये सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार 1903 में लिया और मात्र 20 रुपये मासिक आय पर इसमें काम किए। नेक्स्ट पॉइंट है, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को काव्य में क्या किया? परिमार्जन करने का जो श्रेय है इन्हीं को प्राप्त है। तो याद रखिएगा, सरस्वती पत्रिका के प्रारंभ के बाद ही खड़ी बोली क्या हुआ? प्रचार प्रसार हुआ काव्य में। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो प्रसिद्ध कविता है, वो प्रसिद्ध कविता का नाम क्या है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो प्रसिद्ध कविता का नाम जो है वो कौन सा है? सरगो नरक ठिकाना नहीं। सरगो नरक ठिकाना नहीं, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछता है कि सरगो नरक ठिकाना नहीं है, यह किनका प्रसिद्ध कविता है? तो किनका प्रसिद्ध कविता है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध कविता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, वीडियो को बढ़ाकर मत देखना। अब चलते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की कुछ प्रमुख कृतियों का। महावीर प्रसाद द्विवेदी मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के काव्य रचनाएं की। सबसे पहले इनका मौलिक रचना में देखते हैं, काव्य रचना में क्या है? तो पहला काव्य मसुंजा, सुमन, कानिकुब्ज, अबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कविता कलाप। याद रखिएगा ये सब इनकी क्या है? तो मौलिक रचना। मौलिक रचना के बारे में आपको बताएं, मौलिक रचना वो रचना होती है जिसका कोई कवि हो या लेखक उसका वो खुद रचना करता है। और अनुदित रचना किसे कहते हैं? जो किसी दूसरे का रचना रहता है उसे अनुदित किया रहता है, मतलब रूपांतरण किया हुआ रहता है किसी दूसरे भाषा में। अब देखिए इनका कुछ अनुदित रचना कौन कौन से हैं? तो विनय विनोद, विहार वाटिका, ऋतु तरंगिणी, गंगा लहरी, कुमार सार। इसमें से गंगा लहरी और कुमार सार कई परीक्षा में पूछ चुका है कि गंगा लहरी किनका अनुदित रचना है। तो गंगा लहरी किनका अनुदित रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या है? अनुदित रचना है। याद रखिएगा, गंगा लहरी किनका अनुदित रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनुदित रचना। ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसे आप ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब इनकी कुछ ऊपर की स्लाइड में हम क्या पढ़े? काव्य ग्रंथ पढ़े, मौलिक और अनुदित काव्य ग्रंथ पढ़े। अब नीचे की स्लाइड में देखते हैं इनका कुछ आलोचना और निबंध को देखते हैं। कुछ मौलिक है और कुछ अनुदित है, यानी इन्होंने दोनों प्रकार की रचनाएं की, मौलिक भी की और अनुदित भी की। आलोचना एवं निबंध में देखते हैं इनका सबसे पहले मौलिक में क्या है? रसज्ञ रंजन, हिंदी नवरत्न, नाट्य सात, विचार विमर्श। याद रखिए, हिंदी नवरत्न जो है ये मिश्र बंधुओं की भी रचना है, परंतु यह आलोचना के रूप में किनका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र, विचार विमर्श, विज्ञान वार्ता, वनिता विलास,
हिंदी भाषा की उत्पत्ति और संपत्ति शास्त्र, ये किनका मौलिक आलोचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का क्या है? मौलिक रचना है। अनुदित रचना में चलते हैं, इनका अनुदित रचना कौन कौन सा है? तो कुमार संभवसार, गंगा लहरी, रघुवंश और स्वाधीनता। और भी रचनाएं, हम इसमें आपको प्रमुख रचनाएं लेकर आए हैं जिन रचनाओं से परीक्षा में सवाल पूछते हैं। अब यहाँ दो महत्वपूर्ण पॉइंट भी इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली पर बल दिया, अर्थात गद्य हो या पद्य दोनों में क्या क्या? खड़ी बोली भाषा पर बल दिया कि खड़ी बोली में ही रचनाएं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर कुमार संभवसार। कुमार संभवसार कालिदास की अनुदित रचना है। याद रखिएगा, कुमार संभवसार जो इनका अनुदित रचना है वो पहले किनका रचना था? तो पहले कालिदास का रचना था, जिनका अनुदित किए हैं इन्होंने, है ना, खड़ी बोली में ही अनुदित किए हैं। नेक्स्ट बिंदु में चलते, अब दूसरे कवि के बारे में चलते हैं। दूसरे प्रमुख कवि श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी 1860 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म हुआ। इनके पिता पंडित लीलाधर थे। श्रीधर पाठक के पिता कौन थे? तो पंडित लीलाधर थे। तीसरा बिंदु है श्रीधर पाठक आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही मुख्य पॉइंट है कि आधुनिक काल के आधुनिक युग के खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो श्रीधर पाठक माने जाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है श्रीधर पाठक एक कुशल अनुवादक के रूप में भी जाने जाते हैं, यानी इनकी बहुत सारी रचनाएं अनुदित रचनाएं भी हैं। नेक्स्ट बिंदु है श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सा है? तो गुणवंत हेमंत है। ये परीक्षा में सवाल आ सकता है कि श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सा है? तो गुणवंत हेमंत है। और प्रथम रचना कौन है? एकांतवासी योगी है। दोनों पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। पहला पॉइंट आपको क्या है कि परीक्षा, यहाँ दो तरह के परीक्षा में सवाल आ सकता है कि श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन सा है? तो गुणवंत हेमंत है। और प्रथम रचना कौन सा है? तो एकांतवासी योगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब श्रीधर पाठक की कुछ प्रमुख रचनाओं को हम देखते हैं। पहला रचना इनका मनोविनोद। कौन सा रचना है? मनोविनोद। रचना काल 1882। दूसरा रचना है गुणवंत हेमंत। रचना काल 1900। तीसरा रचना है जगत सच्चाई सार। रचना काल क्या है? 1887। चौथा रचना है कश्मीर सुषमा। रचना काल कितना है? तो 1904। नेक्स्ट इधर देखिए और है देहरादून। देहरादून का रचना काल कितना है? 1915। भारत गीत जिसकी रचना काल क्या है? 1928। स्वर्गीय वीणा, वन अष्टक, ये सभी क्या हैं? श्रीधर पाठक की प्रमुख रचनाएं हैं। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट आया कि मनोविनोद और कश्मीर सुषमा। मनोविनोद और कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा की रचना है। मनोविनोद और कश्मीर सुषमा क्या है? तो ब्रज भाषा की। याद रखिए ये दोनों यहाँ दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ मनोविनोद और कश्मीर सुषमा क्या है? ब्रज भाषा की रचना है। ब्रज भाषा की क्या है? ये दोनों रचना है, मनोविनोद और कश्मीर सुषमा। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं सभी रचनाएं क्या हैं? खड़ी बोली में है। बाकी सभी रचनाएं क्या हैं? खड़ी बोली में है। सिर्फ मनोविनोद और कश्मीर सुषमा क्या है? ब्रज भाषा में है। यहाँ से सवाल आ सकता है कि श्रीधर पाठक की वह कौन सी रचनाएं हैं जो ब्रज भाषा में है? तो मनोविनोद और कश्मीर सुषमा। बाकी रचनाएं क्या हैं? तो बाकी रचनाएं खड़ी बोली में। अब यहाँ देखिए उपरोक्त सभी रचनाएं मौलिक रचनाएं हैं। जितनी रचनाओं की चर्चा भी हम किए हैं सभी रचनाएं क्या है? श्रीधर पाठक की मौलिक रचनाएं, अर्थात उनके द्वारा खुद की रचना की गई रचनाएं हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आप श्रीधर पाठक की कुछ अनुदित रचनाएं के बारे में हम चर्चा करते हैं और इन्हीं से इनको क्या मिला? प्रसिद्धि भी मिला है, यानी इनको अपनी अनुदित रचना के चलते ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिला है। पहला रचना में चलते हैं। पहला रचना क्या है? पहला है एकांतवासी योगी। पहला क्या है? एकांतवासी योगी। इसका रचना काल कितना है? तो 1886। अब यहाँ देखिए यह अंग्रेजी साहित्य के जो साहित्यकार हैं गोल्ड स्मिथ की हर्मिट का हिंदी अनुवाद किया हुआ है।
यानी एकांतवासी योगी जो था वो अंग्रेजी साहित्यकार गोल्ड स्मिथ थे, उन्हीं की रचना हर्मिट था, उसी का हिंदी में अनुवाद किया गया है। अब एकांतवासी योगी का जो भाषा है, एकांतवासी योगी का भाषा क्या है? खड़ी बोली। याद रखिएगा, एकांतवासी योगी अर्थात श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी किस भाषा में लिखा है? तो खड़ी बोली में लिखा है। यह किनका अनुवाद किया हुआ, किनकी रचना का अनुवाद किया हुआ? तो गोल्ड स्मिथ की। कौन सी रचना? तो हर्मिट। ये 3 चीज़ याद रख लीजिएगा, है ना। कौन कौन सा याद रखना, फिर से देखिए। पहला है कि एकांतवासी योगी सबसे पहला एक अनुदित रचना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, इसकी भाषा क्या है? खड़ी बोली है। तीसरा पॉइंट, यह किनकी श्रीधर पाठक ये जो एकांतवासी योगी रचना जो अनुदित किए हैं, ये किनकी रचना का अनुदित किए? तो गोल्ड स्मिथ के। गोल्ड स्मिथ किस साहित्य से जुड़े हुए थे? तो अंग्रेजी साहित्य से जुड़े हुए थे। कौन सी रचना का हिंदी अनुवाद है एकांतवासी योगी? तो हर्मिट। किनकी रचना है? गोल्ड स्मिथ। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। और इसका रचना काल क्या है? 1886। दूसरा देखिए, यहाँ दूसरा दिया हुआ है उज्जड़ ग्राम। दूसरा मेरा क्या है? उज्जड़ ग्राम। उज्जड़ ग्राम को देखिए, उज्जड़ ग्राम का जो रचना काल कितना? 1889। ये भी किनकी रचना है? यह भी रचना गोल्ड स्मिथ की ही रचना है। इनकी रचना डिटर्जेंट विलेज। डिटर्जेंट विलेज का यह हिंदी अनुवाद है। उज्जड़ ग्राम जो है, उज्जड़ ग्राम जो है डिटर्जेंट विलेज, उज्जड़ ग्राम डिटर्जेंट विलेज का क्या है? अनुदित रचना है। अर्थात गोल्ड स्मिथ की जो रचना था, गोल्ड स्मिथ की जो रचना था डिटर्जेंट विलेज, उसी का श्रीधर पाठक ने हिंदी अनुवाद किया है। और कौन सी भाषा में? तो ब्रज भाषा में। परीक्षा यहाँ से आ सकता, परीक्षा में सवाल यहाँ से आ सकता है कि उज्जड़ ग्राम को श्रीधर पाठक ने किस भाषा में अनुदित किया? तो ब्रज भाषा में किया था। इसके पहले यह किनकी रचना थी? तो गोल्ड स्मिथ की रचना थी। और इसका पहले इसका नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था? द डिटर्जेंट विलेज, जिसका इन्होंने अनुवाद किया उज्जड़ ग्राम से। किस भाषा में? तो ब्रज भाषा में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं एक बार फिर से कि श्रीधर पाठक को जो प्रसिद्धि मिली है वो अनुदित रचना से ही मिली है, इसलिए इनको कुशल अनुवादक कहा जाता है। इनका तीसरा अनुदित रचना, इनका तीसरा अनुदित रचना है श्रांत पथिक। थोड़ा सा रुक जाइएगा। इनका तीसरा अनुदित रचना है श्रांत पथिक, है ना। इनका तीसरा अनुदित रचना है श्रांत पथिक, जिसका रचना काल कितना है? 1902। रचना काल कितना है? 1902। यह भी किनका रचना है? तो यह भी रचना गोल्ड स्मिथ की ही रचना है। तो हम कह सकते हैं कि श्रीधर पाठक जो रचनाएं की थी, लगभग रचनाएं, अनुदित रचनाएं, जो मुख्य रचनाएं थी वो गोल्ड स्मिथ की ही थी, गोल्ड स्मिथ की थी। इनका एक और रचना ट्रेवलर। ट्रेवलर का इन्होंने हिंदी रूपांतरण किया है। ट्रेवलर का इन्होंने हिंदी रूपांतरण कर श्रांत पथिक नाम से रचना की। अब देखिए इसका जो भाषा है, श्रांत पथिक का भाषा क्या है? खड़ी बोली है। अब यहाँ प्रश्न आ सकता है कि श्रीधर पाठक का श्रांत पथिक जो अनुदित रचना है वो किस भाषा में? तो खड़ी बोली में है। किनका रचना था पहले? तो श्रांत पथिक किनका अनुदित रचना है? तो श्रीधर पाठक का है। यह किनका रचना था? तो पहले गोल्ड स्मिथ का था। और कौन सी रचना था? ट्रेवलर का। परीक्षा में आ सकता है कि श्रांत पथिक कौन सी रचना का हिंदी अनुवाद है? तो ट्रेवलर। याद रखिएगा, श्रांत पथिक कौन सी रचना का हिंदी अनुवाद है? ट्रेवलर का हिंदी अनुवाद है। कौन सी भाषा में है? तो खड़ी बोली भाषा में है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक और पॉइंट है श्रांत पथिक। श्रांत पथिक जो है रोला छंद की में रचना की गई है। परीक्षा में आता है श्रांत पथिक में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो रोला। कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो रोला। रोला याद रखिएगा, श्रांत पथिक की जो छंद है वो रोला छंद में रचना किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋतु संहार। देखिए ऋतु संहार किनका रचना है? बताइए, दिमाग में आ गया ना? कालिदास। तो ऋतु संहार संस्कृत के कालिदास, यानी संस्कृत के जो महान विद्वान थे कालिदास की नाट्य रचना का हिंदी अनुवाद है। और नाम सेम है क्योंकि संस्कृत में भी कालिदास की रचना ऋतु संहार ही थी। इन्होंने नाम में कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ इनको अनुदित कर दिया ब्रज भाषा में। किस भाषा में अनुदित किया? तो ब्रज भाषा में सिर्फ इसको अनुदित इन्होंने की। फिर से 4 अनुदित रचनाएं। पहला एकांतवासी योगी, दूसरा उज्जड़ ग्राम, तीसरा श्रांत पथिक और चौथा ऋतु संहार। अब यहाँ एकांतवासी योगी के बारे में ऊपर भी बताए थे। एकांतवासी योगी जो है इनका खड़ी बोली की प्रथम रचना है।
खड़ी बोली की प्रथम रचना है। ये चारों रचना आप याद कर लीजिएगा। ये चारों अनुदित रचना से कई सवाल परीक्षा में आते हैं। एकांतवासी योगी 1886, उजड़ग्राम 1889, श्रांत पथिक 1902 और ऋतुसंहार। इसका रचना काल आपको हम कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। और ऋतुसंहार किन की रचना है तो आपको बताए थे ना, ऋतुसंहार कालिदास की मौलिक रचना थी जिनको इन्होंने ब्रज भाषा में अनुदित किया। यह एक ऋतुसंहार कौन सी रचना है तो नाट्य रचना है, यानी नाटक है। नेक्स्ट कुछ अन्य भी इनके बारे में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ यहाँ से देखिए कि जगत सच्चाई सार सधुकड़ी ढंग पर लिखा गया है। परीक्षा में आता है इसलिए इसको मैंने लेकर आया है। यहाँ दिया हुआ कि जगत सच्चाई सार किस ढंग पे लिखा गया तो सधुकड़ी ढंग, ये परीक्षा में आता है। और एकांतवासी योगी की रचना किस शैली में है तो एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में किया गया है। ये 2 पॉइंट है, इसको आप ध्यान से देख लेना क्योंकि इससे भी परीक्षा में सवाल आते हैं। पहला है कि जगत सच्चाई सार है ना, जगत सच्चाई सार सधुकड़ी ढंग पर लिखा गया है और एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में की गई है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब तीसरे कवि के बारे में चलते हैं। अभी तक हम 2 कवि को देख लिए है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्रीधर पाठक। अब तीसरे महत्वपूर्ण कवि द्विवेदी युग के तीसरे महत्वपूर्ण कवि कौन है तो राम नरेश त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी हैं। इनका जन्म, पहला पॉइंट, इनका जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी थे। तीसरा पॉइंट, राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदवादी कवियों में सबसे प्रसिद्ध थे। इनको कहा जाता है कि इनको शायद दूसरा स्वच्छंदवादी कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राम नरेश त्रिपाठी समस्या पूर्ति में प्रवीण थे। ये पॉइंट याद रखिएगा कि द्विवेदी युग का कौन सा कवि समस्या पूर्ति में प्रवीण था तो राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट पॉइंट है मिलन, पथिक और स्वप्न। याद रखिए, मिलन, पथिक और स्वप्न खंड काव्य है। किनका खंड काव्य है? राम नरेश त्रिपाठी का। और इनको प्रसिद्धि भी कह सकते हैं कि मिलन, पथिक और स्वप्न से ही मिली है। नेक्स्ट है स्वप्नों के चित्र। स्वप्नों के चित्र इनका पहला कहानी संग्रह है। याद रखिएगा, स्वप्नों के चित्र इनका पहला कहानी संग्रह है। परीक्षा में आएगा श्रीधर पाठक की पहला कहानी संग्रह कौन सा है तो स्वप्नों का चित्र। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वीडियो को बढ़ाकर मत देखना, हम आपके लिए इस वीडियो में द्विवेदी युग से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आए हैं और एक एक बिंदु से परीक्षा में कई सवाल आते हैं। अतः सभी बिंदुओं को आप ध्यान से देखते जाना, पढ़ते जाना, सीखते जाना। नेक्स्ट है राम नरेश त्रिपाठी की कविता। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी है ना, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी 8 भागों में है। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी कितने भागों में है तो 8 भागों में है। राम नरेश त्रिपाठी राष्ट्रभक्त थे। याद रखिएगा, राम नरेश त्रिपाठी क्या थे? राष्ट्रभक्त थे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो जो राष्ट्र कवि है, राष्ट्रभक्त कवि है, वो राष्ट्र आंदोलन में भाग लिया ही था। और बहुत सारे कवि से लेकर लेखकों ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिए, जेल भी गए थे। ये राम नरेश त्रिपाठी भी राष्ट्रभक्त कवि थे और इन्होंने भी भारत की आज़ादी के लिए जो स्वाधीनता आंदोलन चलाया गया था, इनके लिए कई बार इनको भी जेल जाना पड़ा। नेक्स्ट बिंदु है राम नरेश त्रिपाठी द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे। याद रखिएगा, हम आपको बताए थे ना द्विवेदी युग में 2 प्रकार के कवि थे। कुछ कवि द्विवेदी मंडल के थे, कुछ कवि द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे। परंतु सभी कवि ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही अनुसरण कर काव्य रचनाएं की, अतः उन्हें द्विवेदी युग में ही रखा गया। तो राम नरेश त्रिपाठी क्या थे? द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे, द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि थे। नेक्स्ट पॉइंट है राम नरेश त्रिपाठी की काव्य भाषा। राम नरेश त्रिपाठी की काव्य भाषा क्या थी तो खड़ी बोली थी। याद रखिएगा, राम नरेश त्रिपाठी की काव्य भाषा क्या थी? खड़ी बोली थी। ऊपर की स्लाइड में बताए जगन्नाथ दास रत्नाकर की काव्य भाषा क्या थी तो ब्रज भाषा थी। और राम नरेश त्रिपाठी की काव्य भाषा क्या थी तो खड़ी बोली थी। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम इस स्लाइड में राम नरेश त्रिपाठी के प्रमुख कृतियों को पढ़ेंगे। प्रमुख रचनाएं उनकी कौन कौन सी है? सबसे पहले पढ़ेंगे इनकी काव्य कृतियाँ। मिलन 1918, पथिक
1921, मानसी 1927, स्वप्न 1929। अब याद रखिएगा मिलन, पथिक और स्वप्न इनका खंड काव्य है। इनका क्या है? खंड काव्य है। अब यहाँ देखिए मानसी, मानसी क्या है? इनका फुटकर कविताओं का संग्रह है। ये परीक्षा में सवाल आता है। परीक्षा में सवाल क्या होता है? आता है कि राम नरेश त्रिपाठी का वह कौन सी रचना है जो फुटकर कविताओं का संग्रह है? तो संग्रह कौन सा है? तो मानसी है। कौन सा है? मानसी है। और मिलन, पथिक, स्वप्न इनका क्या है? प्रेमाख्यानक खंड काव्य है। अब इनका उपन्यास चलते हैं। प्रमुख उपन्यास वीरांगना 1911, वीरबाला 1911, लक्ष्मी 1924। देखिए यहीं से सवाल आते हैं। जो प्रमुख रचनाएं जहाँ से अभी तक सवाल पूछ चुका है उन्हीं रचनाओं को मैं लेकर आया हूँ और लगभग परीक्षा में इसी से सवाल आते हैं। अब देखिए इनकी कुछ नाट्य कृतियाँ हैं। जो प्रमुख नाट्य कृतियाँ हैं, सुभद्रा रचनाकाल 1924, जयंत रचनाकाल 1934, प्रेमलोक रचनाकाल 1934। ये पॉइंट को आप याद कर लेना। ये पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी रचना है जो फुटकर कविताओं का संग्रह है? तो मानसी। मिलन, पथिक, स्वप्न क्या है? तो प्रेमाख्यानक खंड काव्य है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये नेक्स्ट प्रमुख कवि हैं। पहला बिंदु, हरिओद का जन्म। हरिओद का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। दूसरा पॉइंट, प्रिय प्रवास, जिनसे इनको प्रसिद्धि मिली है। प्रिय प्रवास हरिओद जी की सबसे प्रसिद्ध और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिय प्रवास खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है। ये याद रख लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न कई परीक्षा में पूछ चुका है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है। याद रखिएगा, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम अर्थात पहले क्या नाम था? तो पहले नाम था इसका ब्रजांगना विलाप था। यानी पहले इसका नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था, जो बाद में किस नाम से फिर हो गई? तो प्रिय प्रवास के नाम से आगे प्रचलित हुई। नेक्स्ट है, गणपति चंद्र गुप्त ने हरिओद को आधुनिक काल का सूरदास कहा। याद रखिएगा, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? तो हरिओद को। किसने कहा? तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। वीडियो पर बने रहना, वीडियो को बढ़ाकर मत देखना। नेक्स्ट स्लाइड है श्री कृष्ण शतक। श्री कृष्ण शतक इनकी प्रथम काव्य रचना है। श्री कृष्ण शतक जो है इनकी क्या है? प्रथम काव्य रचना है, जिसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। श्री कृष्ण शतक की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और हरिओद जी का क्या है? प्रथम काव्य रचना है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण को मानवीय रूप में चित्रित किए। याद रखिएगा कि हरिओद जी राधा कृष्ण को भगवान के रूप में न प्रस्तुत करे, कि मानवता यानी मानवीय यानी मानव के रूप में चित्रित किए। नेक्स्ट, इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली, ब्रज भाषा और खड़ी बोली यानी ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की, यानी दोनों भाषा में क्या की? काव्य रचनाएं की। नेक्स्ट, रस कलश। रस कलश हरिओद जी का एक रीति ग्रंथ है। याद रखिएगा, रस कलश क्या है? हरिओद जी का रीति ग्रंथ है। परीक्षा में सवाल आ सकता है कि वह कौन सी रचना है हरिओद जी का जो रीति ग्रंथ है? तो आपका आंसर क्या होगा? रस कलश। क्या होगा? रस कलश। नेक्स्ट पॉइंट, हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। हरिओद को कवि सम्राट की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, प्रिय प्रवास के लिए यहाँ फिर एक और पॉइंट आ रहा है, इससे परीक्षा में आता है प्रश्न। प्रिय प्रवास पर इनको क्या मिला था? इनको जो सम्मान मिला था मंगला परिषद से पारितोषिक किया गया था। प्रिय प्रवास पर 1936 में, प्रिय प्रवास पर 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, चलिए प्रिय प्रवास पर परीक्षा में कई सवाल आते हैं। तो
मैं प्रिय प्रवास के लिए भी एक अलग से स्लाइड बना दिया था। अब एक एक बिंदु को ध्यान से देखेंगे कहाँ कहाँ से सवाल आता है। सबसे पहला प्रिय प्रवास की रचना 1914 में हुई। दूसरा, प्रिय प्रवास के रचनाकार हरियोत जी हैं। तीसरा, प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? 17 है। एक एक पॉइंट को पकड़िएगा क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं। इसके बाद प्रिय प्रवास में कौन सी रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास पर हरियोत जी को 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। अब यहाँ एक और पॉइंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रिय प्रवास को क्या नहीं मानते? महाकाव्य नहीं मानते हैं। एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो प्रिय प्रवास को महाकाव्य की श्रेणी में नहीं मानते हैं। उसके बाद प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण का बचपन से लेकर मथुरा जाने तक का कथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद हरियोत जी ने प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को एक महापुरुष के रूप में चित्रित किया। यहाँ फिर एक बार इसको देखिए। सबसे पहला क्या है? प्रिय प्रवास की रचना 1914 में हुई। प्रिय प्रवास के रचनाकार हरियोत। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या 17। प्रिय प्रवास में दो रस यानी श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास पर हरियोत जी को 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आचार्य शुक्ल क्या करते हैं? प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं मानते। और प्रिय प्रवास में कौन सी कथा है? तो श्री कृष्ण का बचपन से मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन है। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण को महापुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। अब यहाँ 2 पॉइंट और हैं। यह महाकाव्य संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। प्रश्न आ सकता है, यह महाकाव्य क्या है? संस्कृत के वर्णवृत्तों पर आधारित है। एक और इधर पॉइंट है, हरियोत ने प्रिय प्रवास को मिश्र, यहाँ देखिएगा, भिन्न तुकांत कविता कहा है। कौन सी कविता कहा है? भिन्न तुकांत कविता कहा है। ये प्रिय प्रवास से कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु थे जिस पर मैंने चर्चा के रही से परीक्षा में सवाल आते हैं। इसमें से सबसे मुख्य है, इनकी रचना याद कर लो, सर्ग याद कर लो, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य याद कर लो, है ना। और इसमें इसके बाद है कि कौन 2 रस है? तो श्रृंगार और करुण रस है। और किसने से महाकाव्य नहीं माना? तो आचार्य शुक्ल ने महाकाव्य नहीं माना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हरियोत का प्रिय प्रवास के अलावे अन्य रचनाएं। सबसे पहले चलते हैं वैदेही वनवास, रचना काल 1940। वैदेही वनवास का रचना काल कितना? 1940। अब इसकी कथा क्या चीज पर है? तो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। यह हरियोत का दूसरा प्रबंध काव्य है। यह हरियोत का क्या है? दूसरा प्रबंध काव्य। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है। इसमें सीता की परित्याग की कथा वर्णित है। नेक्स्ट इनका रचना पारिजात की भी रचना काल किया है, सेम 1940 ही है। इसमें कौन सी कथा है? तो आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर आधारित इसमें कथा है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें क्या है? सर्गों की संख्या कितनी है? तो 15 है। सर्गों की संख्या कितनी? इसमें 15 सर्ग हैं। प्रबंध काव्य है। रचना काल 1940। विषय क्या है इसका? आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का इसमें क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसमें पारिजात में। अब अगला पॉइंट है इनकी कुछ अन्य काव्य रचनाएं। कृष्ण शतक 1882 ईस्वी, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, चुभते चौपदे चोखे चौपदे रसकलश, चुभते चोखे चौपदे रसकलश। ये जितनी भी रचनाएं सब अन्य रचनाएं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावे पारिजात, वैदेही वनवास, है ना, और प्रिय प्रवास, ये सभी रचनाएं क्या इनके मुख्य रचनाएं जो इसी से परीक्षा में सवाल आते हैं। अब नेक्स्ट कवि, 5वें कवि जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी चर्चा करते हैं।
जगन्नाथ दास रत्नाकर, दिमाग में आ गया ना, जगन्नाथ दास रत्नाकर क्या है, ब्रजभाषा के कवि हैं। सबसे पहला, जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। दूसरा, रत्नाकर जी कवि, लेखक, संपादक का कार्य किए। अगला पॉइंट है, रत्नाकर जी फारसी में किस उपनाम से रचना करते थे? तो फारसी में जो रचना करते थे वो कौन से उपनाम से? तो जकी उपनाम से। फारसी में जो इनकी रचना होती थी वो जकी उपनाम से रचना करते थे फारसी में। नेक्स्ट पॉइंट है, रत्न उद्धव शतक। उद्धव शतक रत्नाकर जी का श्रेष्ठ रचना है। इसी रचना से इनको क्या मिला है? ख्याति मिला है। यानी उद्धव शतक ब्रज भाषा में रचित रचना है और इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट पॉइंट, अब बताइए उद्धव शतक में ये कथा क्या है? तो उद्धव शतक जो है, कथा जो है, श्री कृष्ण जब गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, मथुरा में जाने के बाद वे गोपियों के पास है ना, गोपियों के पास उद्धव को ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए उनको भेजते हैं। वही इसमें कथा का वर्णन किया गया है। यह उद्धव शतक भ्रमर गीत काव्य परंपरा के अंतर्गत भी आता है। नेक्स्ट, यहाँ से सवाल आते हैं, उद्धव शतक से और भी सवाल आते हैं कि आधुनिक काल में वह कौन सी रचना है जो भ्रमर गीत काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उद्धव शतक। कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी में व्याख्यानात्मक आलोचक कौन हैं? तो रत्नाकर हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रत्नाकर जी का काव्य भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। रत्नाकर जी की काव्य भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा थी। आधुनिक काल के भ्रमर गीत परंपरा के लेखक कौन है? तो रत्नाकर हैं। अभी आपको बताया ना, आधुनिक काल में भ्रमर गीत काव्य परंपरा के लेखक कौन है? रत्नाकर है। भ्रमर गीत काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाला कौन सी रचना है? तो उद्धव शतक है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। अब इनकी काव्य कृतियाँ देखते हैं रत्नाकर जी की। सबसे पहला गंगावतरण पर चर्चा करते हैं। गंगावतरण, रचना काल 1927, भाषा ब्रज, सर्ग 13 सर्ग, किस प्रकार का काव्य है? तो महाकाव्य है। दूसरा देखते हैं उद्धव शतक। उद्धव शतक पहला, इसका रचना काल क्या है? तो 29 है। भाषा क्या है? ब्रज है। किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है। किस काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है? भ्रमर गीत काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है। कितने कवि थे? तो 118 कवि थे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछते हैं, हम एक एक पॉइंट को आपके लिए लाए हैं, इसलिए वीडियो को बढ़ाकर मत देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र, सर्गों की संख्या कितनी है? 4। किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं हिंडोला 1894, श्रृंगार लहरी, कालकाशी है ना, उसके बाद गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, इनकी अन्य प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इस सभी रचनाओं को आपको याद कर लेनी है क्योंकि इसी से आपके सवाल आएंगे ज़्यादा। उद्धव शतक, गंगावतरण, हरिश्चंद्र, इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्या है? रत्नाकर जी अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिज्म है ना, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श शीर्षक से क्या किए हैं? अनुवाद किए हैं। ये परीक्षा में आता है कि रत्नाकर जी का जो समालोचना दर्श शीर्षक है, जो अनुवादित शीर्षक है, वो किस रचना से है? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी के जो पोप विद्वान है ना, अंग्रेजी के जो पोप विद्वान, उनकी रचना ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का ही रोला छंद में समालोचना दर्श से शीर्षक से क्या इसका अनुवाद किया गया? किनके द्वारा किया गया? तो रत्नाकर जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, द्विवेदी काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि, राष्ट्र कवि, देशभक्त मैथिली शरण गुप्त। अब इनकी
अब इनका थोड़ा जीवन परिचय देख लेते हैं और इनसे जुड़े मुख्य बिंदुओं को हम लेकर आए कि बहुत सारे परीक्षा में गुप्त जी से परीक्षाएं प्रश्न आते हैं। सबसे पहला, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, रंग में भंग, रंग में भंग इनकी प्रथम काव्य रचना, याद रखना प्रथम काव्य रचना। रंग में भंग इनकी क्या है? प्रथम काव्य रचना है। कब इसकी रचना काल क्या है? तो 1909। नेक्स्ट पॉइंट है, मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत भारती पर इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की। याद रखिएगा, भारत भारती पर इन्हें महात्मा गांधी ने क्या कहा? राष्ट्र कवि कहा। प्रश्न ऐसे भी आता है कि हिंदी साहित्य का राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। अब यहाँ सवाल आता है कि दूसरा राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है? तो दूसरा राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ये दोनों पॉइंट को याद कर लीजिएगा। राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और दूसरा राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अब गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो महात्मा गांधी ने दी। याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने। किस रचना के लिए? भारत भारती के लिए। अब हमको बताइए, भारत भारती का रचना काल क्या है? बताइए, भारत भारती का रचना काल क्या है? 1912। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। अब यहाँ है, इन्होंने स्वयं को, यानी गुप्त जी ने स्वयं को क्या कहा था? मात्र कौटुंबिक कवि कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं मात्र कौटुंबिक कवि हूँ। नेक्स्ट है साकेत। साकेत जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसका नवम सर्ग ज़्यादा प्रसिद्ध है और साकेत की प्रसिद्धि नवम सर्ग से ही मिली है। और इन नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। बताइए, साकेत, साकेत रामायण पर आधारित रचना है। और उर्मिला कौन थी? तो लक्ष्मण की पत्नी थी। नेक्स्ट पॉइंट, रामचंद्र, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो, यहाँ इसे शुल्क ना पढ़कर शुक्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुक्ल पढ़ेंगे, है ना। इन्हें क्या पढ़ेंगे? शुक्ल पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा राइटिंग में मिस्टेक है, शुल्क लिखा गया, इसे आप शुक्ल पढ़ेंगे। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें क्या कहा था? सामंजस्यवादी का कवि कहा था। गुप्त जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा था? सामंजस्यवादी का कवि कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने इन्हें युग कवि कहा है। क्या कहा है? युग कवि कहा है। प्रश्न आता है कि युग का कवि किन्हें कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। किसने कहा है मैथिली शरण गुप्त को युग का कवि किसने कहा है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। साकेत पर इन्हें क्या? मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मैथिली शरण गुप्त जी की कुल 19 खंड काव्य की बारे में बताया गया है। अर्थात मैथिली शरण गुप्त ने कुल 19 खंड काव्यों की रचना की है। गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों को मधुप उपनाम से अनुवाद किया। किस उपनाम से? तो मधुप उपनाम से। प्रश्न आ सकता है कि किस कवि ने मधुप उपनाम से माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद किया? तो मैथिली शरण गुप्त। या फिर मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है? तो मधुप है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी के प्रमुख कवि के अंतर्गत आते हैं, राष्ट्रभक्त कवि थे, देशभक्त कवि थे। अगला है अर्जन और विसर्जन। अर्जन और विसर्जन में मैथिली शरण गुप्त ने मुस्लिम संस्कृति का वर्णन किए हैं। अर्थात अर्जन और विसर्जन जो इनका कृति, इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो मुस्लिम संस्कृति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, यशोधरा। यशोधरा में गौतम बुद्ध का गृह त्याग की कथा है। यशोधरा जो है भगवान गौतम बुद्ध पर आधारित है, उसमें उनका गृह त्याग की कथा है। नेक्स्ट पॉइंट, विष्णुप्रिया में मैथिली शरण गुप्त ने चैतन्य महाप्रभु की पत्नी जो
एक पतिव्रता औरत थी, उनका त्याग और तप का इसमें क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। प्रश्न आता है कि विष्णुप्रिया में, है ना, किस महाप्रभु की पत्नी का त्याग और तप का वर्णन है, तो चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का त्याग और तप का वर्णन किया गया। गुप्त जी को गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। गुप्त जी को साकेत लिखने की प्रेरणा जो है उन्हीं के बंडल के कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। नेक्स्ट पॉइंट है हेमंत। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आता है। हेमंत 1906 गुप्त जी की प्रथम रचना है। यहाँ प्रश्न आता है कि गुप्त जी की प्रथम काव्य रचना कौन सा है, तो रंग में भंग। और गुप्त जी की प्रथम रचना कौन सा है, तो हेमंत है। अब रंग में भंग की रचना काल कितनी, 1909, और हेमंत की रचना काल क्या, 1906। तो प्रश्न याद रखिएगा, यहाँ से दो प्रश्न आ जाएंगे कि गुप्त जी की प्रथम रचना कौन सी है, तो हेमंत है। और गुप्त जी की प्रथम काव्य रचना कौन सा है, तो रंग में भंग है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ, सबसे पहला रंग में भंग, रचना काल 1909। इसमें पहला यह प्रथम काव्य ग्रंथ है। गुप्त जी का ये क्या है, प्रथम काव्य ग्रंथ है। दूसरा इसमें जो कथा है राजपूती आन की कथा है। किसकी कथा है, राजपूती आन की कथा है। इनका दूसरा जो रचना है हेमंत, ये क्या है, इनका प्रथम रचना है। और किस पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट भारत भारती, जो इनका प्रसिद्धि का आधार है। सबसे पहला इनको इस कृति के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। दूसरा राष्ट्र कवि जो इनको कहा गया, उसका आधार ग्रंथ यही है। राष्ट्र कवि इनको किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था, है ना। तीसरा देश, इसमें किसकी कथा का वर्णन है, तो देश की जो वर्तमान स्थिति है, परिस्थिति है, उसी का इसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। नेक्स्ट इनकी रचना साकेत। कौन सी रचना है, साकेत। साकेत की रचना काल कितना, 1931। साकेत की जो सबसे पहले रामायण की कथा का वर्णन है। दूसरा नवम सर्ग इसका सबसे प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, नवम सर्ग इसका क्या, सबसे प्रसिद्ध है। और यही प्रश्न परीक्षा में साकेत से अगर कोई प्रश्न उठाता है तो नवम सर्ग से लेकर परीक्षा में प्रश्न उठाता है। इसमें क्या है, नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है। तीसरा साकेत 12 सर्ग है। साकेत में कितना सर्ग है, 12 सर्ग है। और किस प्रकार का ये काव्य है, तो महाकाव्य है। इनकी नेक्स्ट रचना यशोधरा। यशोधरा का रचना काल कितनी है, तो 1932 है। इसमें सबसे पहला बिंदु नारी का मार्मिक इसमें चित्रण हुआ, किनका, तो यशोधरा का। यह रचना भगवान बुद्ध की कथा है। मतलब इस रचना में किनकी कथा है, भगवान बुद्ध की। इस रचना में बुद्ध का गिरह त्याग, है ना, गिरह त्याग का वर्णन है। इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा का विरह वर्णन है, जब वो गिरह त्याग करते हैं। नेक्स्ट है, यह एक क्या है, चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं, बताइए। गद्य और पद्य मिश्रित जो रचना होती है उसी को क्या कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। परीक्षा में आता है मैथिली शरण की वह कौन सी रचना है जो चंपू काव्य है, तो यशोधरा। याद रखिए, यशोधरा क्या है, चंपू काव्य है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इनकी अन्य रचनाओं को देखते हैं। अन्य रचनाएं में है जयद्रथवध 1910, चंद्रहास 16, किसान 17, पंचवटी 25, त्रिपथगा 27, विकटभट्ट 28, द्वापर 36, नहुस 40, है ना। अंतिम याद रखें, सब में 19 है। तो लास्ट जो दो अंक है वो हम बोल रहे हैं। जय भारत 52, विष्णुप्रिया 57, हिडिम्बा 50, मेघनाथवध 27, तिलोपमा 15, विकटभट्ट 28, शकुंतला 14। अब इसमें से जो मुख्य जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं जो जो रचना से, उसमें से है, देखिए याद रखिएगा, किसान, पंचवटी, विकटभट्ट, नहुस, द्वापर, उसके अलावा हिडिम्बा,
जय भारत, ये सब रचनाओं से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और सबका रचना काल भी आप याद कर लेना, है ना। नेक्स्ट इसमें कुछ और भी पॉइंट है। काबा और करबला, इनकी एक और रचना है काबा और करबला, जिसमें इस्लाम का संबंध जुड़ा हुआ है। अर्थात इनका जो काबा और करबला रचना है वो इस्लाम संबंधी रचना है। इसके अलावा एक और इनका रचना अनग। अनग जो है गीति नाट्य रचना है। कैसी रचना है? तो गीति नाट्य रचना है। ये सारी रचनाओं को आप याद कर लेना। सभी रचनाएं किन की हैं? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की क्या हैं? तो प्रमुख रचनाएं हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। अब द्विवेदी युग के अन्य कवि जो महत्वपूर्ण कवि हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो जितने भी मुख्य कवि थे जिनसे द्विवेदी युग से जुड़े हुए सवाल आते हैं, सभी का हमने जीवन परिचय आपको बता दिया। उनसे जुड़े हुए जितने भी मुख्य तथ्य थे जिससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी तथ्य को हमने बता दिए हैं। अब यहाँ देखिए अन्य कवि, द्विवेदी युग के अन्य कवि, पहले कवि कौन है? तो नाथू शर्मा शंकर, 1859। इनका प्रसिद्ध कृति है गर्भरंडा रहस्य, याद रखिएगा। गर्भरंडा रहस्य किनकी रचना है? तो नाथू शर्मा शंकर। नेक्स्ट कामता प्रसाद गुरु, तीसरे कवि हैं मुटुकधर पांडे। इनका भी एक रचना है कानून कुसुम, इसी से प्रश्न आता है परीक्षा में। इनका प्रसिद्ध रचना है कानून कुसुम। किनका प्रसिद्ध रचना है? तो मुटुकधर पांडे का है। नेक्स्ट गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि स्नेही किनका उपनाम है? तो गया प्रसाद शुक्ल की, है ना। गया प्रसाद शुक्ल की रचना क्या है? यहाँ देखिए कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी। एक और इनका रचना है जो साहित्य क्षेत्र में प्रसिद्ध रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ से आप याद रख कर लीजिएगा कि स्नेही किनका उपनाम है? तो गया प्रसाद शुक्ल का। ये परीक्षा में प्रश्न आता है। अब एक और कवि हैं सिया राम शरण गुप्त। तो ये कुछ द्विवेदी युग के इम्पोर्टेंट कवि हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द्विवेदी युग में जो प्रसिद्ध पंक्ति जो आया है, जो परीक्षा में पूछ देता है कि यह पंक्ति किनका है। पहला पंक्ति चलते हैं, जो मुख्य पंक्तियों को ही हमने लिए हैं। पहला पंक्ति है निज भाषा बोलहूँ लिखहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग। यह किनका पंक्ति है? तो श्रीधर पाठक का पंक्ति है। फिर से देखिए निज भाषा बोलहूँ पढ़हूँ गुनहूँ सब लोग, ये श्रीधर पाठक का है। नेक्स्ट है दूसरा प्रसिद्ध पंक्ति है तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज। ये किनका पंक्ति है? तो द्विवेदी जी का है। इनका है द्विवेदी जी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। याद रखिएगा, दो द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हम द्विवेदी युग में सिर्फ महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट काव्य पंक्ति है दिवस का अवसान समीप था। ये किनका प्रसिद्ध पंक्ति है? तो हरिओद जी का है। किस रचना से लिया गया है? तो प्रिय प्रवास से लिया गया है। नेक्स्ट पंक्ति है, देखिए ये परीक्षा में कई बार पूछ चुका है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये किनका रचना है? तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और किस कृति से लिया गया है? भारत भारती से लिया गया है। एक और पॉइंट है, एक और पंक्ति है केवल मनोरंजन ही कवि का। यहाँ थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। केवल मनोरंजन ना, यहाँ की को ना पढ़ेंगे, है ना। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए। ये किनका रचना है? तो गुप्त जी का रचना। ये भी किससे लिया गया है? तो भारत भारती से लिया गया है। इस वीडियो में हमने द्विवेदी युग का संपूर्ण तथ्य को लेकर आए, एक एक बिंदु पर चर्चा किए। जो पूरा वीडियो देखे होंगे उन्हें द्विवेदी युग से समस्याएं बिल्कुल समाप्त हो गई होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।